नमस्कार। क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग करेंगे पॉलिटी का पार्ट 3। इससे पहले पॉलिटी का 2 पार्ट और हिस्ट्री का कंप्लीट पार्ट और ज्योग्राफी का कंप्लीट आ चुका है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहले इसमें वन लाइनर करेंगे हम लोग, फिर इसके रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है। ये अनुच्छेद 24 के द्वारा 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों के द्वारा जोखिम भरा काम से प्रतिषेध किया गया है। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय 5 तरीके का रिट जारी कर सकता है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाला 5 रिट कौन सा है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है तथा अधिकार परीक्षा है। कौन कौन सा है 5? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार के रक्षा हेतु जारी किया जाने वाला समादेश कौन सा है? ये परमादेश है। मौलिक अधिकार के रक्षा हेतु जो जब रिट जारी करेगा तो परमादेश होगा, मौलिक अधिकार के लिए परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करने का समादेश कहलाता है। ये कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहलाता है? ये जब 24 घंटे के अंदर बंदी को सशरीर न्यायालय के सामने पेश करने का जो आदेश मिलता है उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट जारी होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रिट याचिका जारी करना बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हेबियस कॉर्पस है। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाना, किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी करना, ये अधिकार परीक्षा है। अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाने वाला रिट कौन सा है? अधिकार परीक्षा है। मूल अधिकारों के निलंबन केवल आपातकाल स्थिति में संबंधित प्रावधानों का वर्णन कहाँ पे है? मूल अधिकारों का निलंबन का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में वर्णित है? तो ये आर्टिकल है 358, 359। 358, 359 में क्या वर्णित है? तो मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी जो भी प्रावधान है वो वर्णित है 358, 359 में। नीति निषेधक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी संविधान में वर्णित है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी है भाग 4 में। डीपीएसपी भाग 4 में जो कि आयरलैंड से लिया गया है और अनुच्छेद कौन सा है? 36 से 51 तक का है। नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है वाद योग, ये कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कौन कहा था? तो ये केटी साहब बोले थे। क्या बोले थे? डीपीएसपी के बारे में बोले थे कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है क्या है? मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। डीपीएसपी का जो मेन मोटो है वो है कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। मूल कर्तव्य वर्णित है, जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है कहाँ वर्णित है? भाग 4 के क में। और अनुच्छेद कौन सा? 51 के क है। किसके लिए? तो मूल कर्तव्य के लिए, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। मूल कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? ये यूएसएसआर से लिया गया है। यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। ये सिफारिश कौन किया था जोड़ने का? ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश किए थे। और कब जोड़ा गया था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। और कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से लिया गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। जब मूल संविधान था, जब स्टार्टिंग में जोड़ा गया था उस समय 10 था और उसके बाद अभी फिलहाल में वर्तमान में 11 है। भारतीय संविधान के 3 अंग है। कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन कौन सा जो कभी नहीं भंग होता है? ये कौन सा है? राज्यसभा है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है और ये अस्थायी सदन है और उच्च सदन है। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा और ये अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी और निम्न सदन है। संसद भवन का डिजाइन तैयार कौन किया था? तो ये सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने किया था। सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने किया था संसद भवन का डिजाइन। संसद भवन की नींव कौन
नींव रखी गई थी कब? 1921 में। संसद भवन का नींव रखा गया था 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 में, 18 जनवरी 1927 को। और इरविन किया था इसका उद्घाटन, लॉर्ड इरविन किया था उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ पे है? तो ये 108 नंबर अनुच्छेद में है। 108 नंबर अनुच्छेद में वर्णित है संविधान के दोनों सदन का संयुक्त बैठक का प्रावधान। दोनों सदन का संयुक्त बैठक होता है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में दोनों सदन का संयुक्त बैठक होता है 108 नंबर आर्टिकल से। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष, और इसका अध्यक्षता करेगा लोकसभा के अध्यक्ष। बुलाते कौन है? जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त अधिवेशन है, वो बुलाएंगे राष्ट्रपति, और उसका अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। भारतीय संसद के दोनों सदन का प्रथम संयुक्त बैठक कब हुआ था? तो ये दहेज निषेध विधेयक पे हुआ था। दहेज निरोधक विधेयक पे 6 मई 1961 को पहली बार दोनों सदन संयुक्त बैठक में भाग लिया था, प्रथम बार। इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। जब संयुक्त बैठक होता है तो उसको बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या है? प्रश्नकाल है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा का। संसद काल में प्रथम सत्र प्रश्नकाल होता है और उसमें 1 घंटा का अवधि होती है। शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है, और ये प्रश्नकाल के जस्ट बाद आता है। शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र। शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर काल। और संसद के किसी सदन की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन? लगातार 60 दिन। अगर कोई संसद लगातार 60 दिन तक बिना सूचित किए अगर एब्सेंट रहता है तो सदस्यता को समाप्त समझी जाती है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 महीने तक। संसद का सदस्य भी नहीं है तो 6 महीने तक बना रह सकता है। 6 महीने के अंदर में उसे कहीं ना कहीं से जीत के आना होता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकती है 6 महीना का। 6 महीने का अंतराल होती है। कम से कम 1 साल में 2 बार अधिवेशन हो सकता है, और होता 3 बार है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 में के तहत। राष्ट्रपति का जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का पद और महाभियोग, जो कि महाभियोग 61 नंबर आर्टिकल में है, ये दोनों लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है अमेरिका से, और राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 35 साल चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए 35 साल चाहिए। तीनों सेनाओं का सेनापति भी राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका का भी प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख का होता है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष का 4 लाख का होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर, अप्रत्यक्ष मतदाता के अनुसार मतदान के से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर, अप्रत्यक्ष मतदान से। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य। मनोनीत नहीं होते हैं इसमें, निर्वाचित सदस्य होते हैं। किसके? संसद या फिर राज्य के जो विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं, भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 54 में। किसके लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50-50 होना चाहिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार में अगर खड़ा होना है तो प्रस्तावक होने चाहिए 50 और अनुमोदक भी होने चाहिए 50, तब एप्लीकेशन नामांकन दे सकते हैं हम लोग। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि कितना होता है? मात्र 15,000 रुपया होता है। 15,000 और 1/6 वोट अगर नहीं मिले तो ये राशि जब्त हो जाती है। इसी को बोलते हैं जमानत राशि जब्त होना, जमानत जब्त हो जाना। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितना होता है? 15,000 और 1/6 वोट नहीं मिलने पर ये राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। दोनों आपस में दिला लेते हैं। राष्ट्रपति के पद का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? महाभियोग विधि द्वारा।
राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन से महाभियोग का प्रक्रिया लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का सूचना दी जाती है 14 दिन पहले। 14 दिन पहले ही महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को ये सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है किसको? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र सौंपना है तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देते हैं और सीट खाली है तो 6 महीने के अंदर में उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है कौन? केंद्रीय मंडल करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण उसको केंद्रीय मंडल करता है, मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। अनुच्छेद 85 में ये बात लिखा गया है। अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। मृत्युदंड की क्षमा करने का अधिकार कौन